एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा, समझदार और महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने, खूब पैसे कमाए और शहर में अपनी एक बड़ी कंपनी चलाए। लेकिन आदित्य को एक बात बहुत परेशान करती थी। वो मेहनत करता, लोगों की मदद करता, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं सबकी मदद करता हूँ, पर जब मेरी बारी आती है तो कोई नहीं देता। क्या दुनिया इतनी स्वार्थी है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं बेटा, दुनिया वैसी ही है जैसी हम सोचते हैं। लेकिन तू एक बात भूल रहा है, तू देने के पीछे लेने की भावना लेकर चल रहा है, जबकि असली नियम है लेने से पहले कुछ देना, और फिर जो मिला है उसे फिर से दूसरों को देना। आदित्य थोड़ा उलझ गया। मतलब? उसने पूछा। दादाजी बोले, कल सुबह मैं तुझे एक जगह ले चलूंगा, वहां तुझे सब समझ आ जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह वो दोनों एक बगीचे में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा माली पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। दादाजी ने आदित्य से कहा, देख, ये माली यहाँ हर दिन आता है, पौधों को पानी देता है, खाद डालता है, बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन कुछ ही समय में ये पौधे बड़े होंगे, फल और फूल देंगे, और तब ये माली अकेला नहीं खाएगा, वो गांव के बच्चों को फल बांटेगा। आदित्य ने पूछा, लेकिन वो ये सब बिना किसी उम्मीद के क्यों कर रहा है? दादाजी बोले, यही तो जीवन का मूल मंत्र है बेटा। पहले देना सीखो, बिना शर्त, बिना उम्मीद, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो देता है उसी को लौटकर मिलता है कई गुना, और जो सिर्फ लेने की सोचता है वो धीरे धीरे अकेला हो जाता है। उस दिन आदित्य ने कुछ महसूस किया। अगले कुछ हफ्तों में वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा, बिना किसी पैसे के। गांव में जहां भी जरूरत पड़ी वो मदद के लिए आगे आया। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की, जहां लोग किताबें दान कर सकते थे और पढ़ सकते थे। धीरे धीरे गांव में आदित्य की पहचान बन गई। लोग उसे सम्मान देने लगे, उसके काम की सराहना करने लगे। कुछ महीनों बाद एक शहर की एनजीओ ने उसके काम के बारे में सुना और उसे एक प्रस्ताव दिया। शहर में एक शिक्षा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। आदित्य को आखिरकार वह मौका मिला जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो ये नहीं सोचता था कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि वो सोचता था मैं और किसे कुछ दे सकता हूँ। दोस्तों, यही जीवन का असली मंत्र है, लेने से पहले कुछ देना। आपको कुछ मिले तो उसे अपने पास मत रखो, उसे औरों को दो, बांटो, फैलाओ, क्योंकि असली संतोष, असली खुशी तब आती है जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो। आज की दुनिया में हर कोई लेना चाहता है, पैसा, प्यार, समय, सम्मान, लेकिन कम ही लोग देने की सोचते हैं। पर याद रखो, देने वाला कभी खाली नहीं होता। जो पानी देता है वही नदी बनता है, जो सूरज रोशनी देता है वही जीवन देता है। तो आज से एक नई शुरुआत करो। खुद से पूछो, मैं क्या दे सकता हूँ? शब्दों से, समय से, ज्ञान से, मुस्कान से, कुछ भी। और जब तुम बिना शर्त देना शुरू करोगे तो देखना, दुनिया तुम्हें ऐसा बहुत कुछ लौटाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में बताएं आप आज क्या देने की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। कहानी का शीर्षक, वापसी की थैली हमेशा खाली होती है। ये कहानी है धर्मवीर सिंह की, एक मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में रहते थे। धर्मवीर जी का जीवन बड़ा ही अनुशासित और सीमित था। सुबह ठीक 6 बजे उठना, 7 बजे चाय के साथ अखबार पढ़ना और 9 बजे तक साइकिल लेकर दफ्तर निकल जाना। उनकी एक ही प्राथमिकता थी, बचत। उनकी सोच थी, बुढ़ापे के लिए जमा करूं, बच्चों की शादी के लिए जमा करूं, जिंदगी में कब क्या हो जाए पता नहीं। उनकी पत्नी सरला देवी कई बार कहती, धर्मवीर जी, कुछ अच्छा काम भी कर लिया कीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी गरीब को कपड़े दिलवा दीजिए। पर वे हंसकर टाल जाते, पहले अपना घर देखो, फिर दुनिया की सोचो। धर्मवीर जी अब रिटायर हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई, शादी हो चुकी है, बैंक में अच्छा खासा बैलेंस है, 2 मकान है और पेंशन भी आ रही है। पर चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन की लकीरें हैं। अब उनके पास समय है, पैसा है, पर शांति नहीं।
एक दिन उनके पुराने दोस्त शरद बाबू मिलने आए। शरद बाबू धर्मवीर जी की उम्र के थे, पर चेहरे पर एक अलग ही तेज और संतोष था। धर्मवीर जी ने मजाक में पूछा, अरे शरद, तेरे चेहरे पर तो कोई बोझ नहीं दिखता, कोई चिंता नहीं। पेंशन भी मेरी जैसी है, घर भी वैसा ही है, फिर भी तू इतना शांत कैसे? शरद बाबू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने जीवन भर एक बात मानी, जो लाया नहीं हूं वो लेकर भी नहीं जाऊंगा, तो क्यों ना उसका कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद को दे दूं। धर्मवीर चौंक गए। मतलब? शरद बाबू ने बताया कि उन्होंने अपनी कमाई का 5% हर महीने अलग निकाला, सत्कर्म निधि के नाम से। कोई अनाथ बच्चे की फीस भर दी, कहीं अस्पताल में दवाई दिलवा दी, किसी के घर राशन पहुंचा दिया। कभी कभी ये काम खुद करते, कभी ट्रस्ट को देते, पर नियम एक था, हर महीने कम से कम 5% अपनी कमाई का समाज को वापस देना है। शरद बोले, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटी की शादी भी हो गई, पर जो आत्म संतोष मुझे गरीब मां की मुस्कान से मिला, वो किसी एफडी के ब्याज से नहीं मिला। धर्मवीर जी उस दिन रात को सो नहीं पाए, बार बार यही सोचते रहे, मैंने सारा जीवन सिर्फ जोड़ा, बचाया और संभाला, पर कभी किसी को कुछ दिया नहीं, अब क्या बचा? सुबह उठकर उन्होंने अपनी वसीयत लिखनी शुरू की। पहली लाइन थी, मैं कुछ लेकर नहीं आया था और कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से हर महीने 5% निकालकर समाज सेवा में लगाने का फैसला किया। अब धर्मवीर हर शनिवार को वृद्धाश्रम जाते हैं, वहां वे बुजुर्गों को किताबें पढ़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हर महीने कुछ बच्चों की किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म दिलवाते हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे की रेखाएं बदलने लगीं, जो खालीपन था वो अब संतोष में बदल गया था। एक दिन एक बच्चा जिसे उन्होंने किताबें दिलाई थी उनके पास आया और बोला, धर्मवीर दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी किसी और की मदद करूंगा। धर्मवीर की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू थे संतोष के, कहानी का सार। दोस्तों, जीवन हमें बहुत कुछ देता है, पैसा, शिक्षा, रिश्ते, पहचान, लेकिन एक दिन सब यहीं रह जाएगा। हम ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जा पाएंगे। तो सोचिए, क्या हम अपनी कमाई का सिर्फ 5% भी किसी जरूरतमंद के लिए नहीं निकाल सकते? एक कप कॉफी जितना खर्च, एक पार्टी की कीमत, एक मूवी टिकट, इतना भी नहीं दे सकते क्या? लेकिन फर्क ये नहीं कि आप कितना देते हो, फर्क ये है कि आप देने की सोच रखते हो या नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत कम में जी रहे हैं। आपके लिए जो छोटा है वो किसी के लिए उम्मीद की रोशनी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं अपने जीवन में क्या कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे जाने के बाद भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सके? यदि जवाब नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। हर महीने अपनी कमाई का सिर्फ 5% निकालिए और देखिए आपके छोटे छोटे कदम दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जो देता है वही असल में सबसे धनी होता है। ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये आपको एक कदम आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। एक साधारण व्यक्ति के जीवन में आए बदलाव को जानिए, जिसने समझा कि दुनिया छोड़ने से पहले थोड़ा लौटाना जरूरी है। कमेंट में बताएं आप क्या देने की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जहां खुशियां सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीरों तक सीमित रह गई हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई दुखी होता है तो हम उसकी मदद क्यों नहीं करते? जब हम खुश होते हैं तो किसी और को उसमें शामिल क्यों नहीं करते? क्या सच में इंसान वही है जो सिर्फ अपनी तरक्की, अपने फायदे और अपने आराम के बारे में सोचे? नहीं दोस्तों, इंसान वही है जो दूसरों के आंसू पोंछ सके। इंसान वही है जिसकी खुशी बांटने से और भी बढ़ जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है हमारे जीवन का। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने सब कुछ पाया, मगर एक दिन समझा सच्ची खुशी तब मिलती है जब वो किसी और की मुस्कान में दिखाई दे। तो आइए कुछ मिनट खुद के लिए नहीं, किसी और की सीख के लिए निकालिए और सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको इंसानियत से फिर से जोड़ देगी। अपने सुख में दूसरों को भागीदार बनाएं, दूसरों के दुख में हम भागीदार बने, यही मानवता है।
केवल स्वार्थ सिद्धि तो पशुता है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में, खासकर शहरी जीवन में, हम अपने लक्ष्य, अपने सुख और अपनी परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं कि दूसरों का दुख देखने की फुर्सत ही नहीं होती। हमारी खुशियां हमारी ही मुट्ठी में बंद होती हैं और दूसरों के आंसू मेरे बस का नहीं कहकर हम नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या यही मानवता है? ये कहानी है आरव मेहता की, जो मुंबई जैसे बड़े शहर में ऊंचे ओहदे और गाड़ी बंगले के बावजूद खालीपन से जूझ रहा था, जब तक उसे समझ में नहीं आया कि खुशी तब असली होती है जब वो बांटी जाए, और इंसान तब पूरा होता है जब वो किसी और के आंसू पोंछ सके। महानगर की चकाचौंध, अकेलेपन का अंधेरा। आरव मेहता 32 साल का युवा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मार्केटिंग हेड। मुंबई के पॉश लोखंडवाला में सी फेसिंग अपार्टमेंट, गाड़ी ऑडी, वीकेंड पे क्लबिंग, इंटरनेशनल ट्रैवल, सब कुछ था। पर एक चीज नहीं थी, सुकून। हर दिन की शुरुआत होती थी काम, मीटिंग्स, डेडलाइन, इंस्टाग्राम पे फेक हंसी और रात को नींद की गोलियां। शुक्रवार की एक रात जब आरव पार्टी से लौटा और खाली घर की दीवारों से टकराई वो चुप्पी, तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके पास सिर्फ शोर है, रिश्ते नहीं। बदलाव की पहली दस्तक एक रविवार सुबह जब वो कैफे में ब्रंच कर रहा था, सामने से कुछ बच्चे आते दिखे। फटे पुराने कपड़े, भूखे पेट मगर आंखों में चमक। उनमें से एक लड़की उसके टेबल के पास आकर बोली, भैया आधा सैंडविच दे दो ना, बहुत भूख लगी है। आरव ने अनमने मन से प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी और फिर वही कॉफी की चुस्की लेने लगा। पर जब उसने देखा कि वो लड़की वो सैंडविच खुद नहीं खा रही थी बल्कि बाकी बच्चों में बांट रही थी, तो कुछ टूट कर भीतर गिरा और कुछ जुड़ने लगा। समाज की वो गली जहां इंसानियत अब भी जिंदा है। अगले रविवार को आरव फिर वहीं गया। इस बार कुछ खाना साथ लाया। बच्चों ने उसे पहचान लिया, पर अब वो भीख नहीं मांग रहे थे बल्कि बस उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे, जैसे कि कोई अपने जैसा इंसान मिल गया हो। उन्हीं बच्चों के पास बैठकर आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो इंसान है, सिर्फ एक कॉर्पोरेट टाइटल नहीं। वहीं से शुरू हुआ उसका सफर। हर रविवार वो करीब बच्चों को खाना देने लगा, फिर उनके लिए पुरानी किताबें इकट्ठी करने लगा, और फिर एक दिन उसने पास की झुग्गियों में फ्री क्लासेस शुरू कर दी, संडे स्कूल के नाम से। दुख में भागीदारी की असली परीक्षा एक बार उसके एनजीओ ग्रुप की एक लड़की आंचल स्कूल आते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गई। उसका परिवार इलाज कराने में असमर्थ था। आरव ने ऑफिस से छुट्टी ली, उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टर से बात की और खुद सारा खर्च उठाया, साथ में रात भर अस्पताल में रुका भी। किसी ने पूछा, इतनी व्यस्त जिंदगी में ये सब क्यों कर रहे हो? तो आरव ने पहली बार दिल से कहा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने सुख में डूबा रहा और दूसरों का दुख ना देखा तो मैं भीड़ में एक और पशु बनकर रह जाऊंगा। जहां से सच्चा सुख शुरू होता है। एक दिन उसकी माँ, जो पुणे में रहती थी, उससे मिलने आई। माँ ने देखा कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि संतोष था। आरव ने माँ को सब बताया, बच्चों के लिए कैसे हर रविवार पढ़ाता है, कैसे राशन बांटता है, कैसे छोटी छोटी मदद करने से उसे खुशी मिलती है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तू बड़ा आदमी नहीं बना, तू बड़ा इंसान बन गया है। कंपनी की मीटिंग, एक बड़ा फैसला। आरव की कंपनी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती थी। जब मैनेजमेंट ने उसे इस काम का नेतृत्व देने का प्रस्ताव दिया तो उसने कहा, मुझे एक शर्त चाहिए, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ना हो। हर कर्मचारी हर महीने एक दिन ग्राउंड पर जाएगा, लोगों से मिलेगा, काम करेगा, तब मैं लीडरशिप लूंगा। शुरू में विरोध हुआ, पर फिर सभी। हर महीने कम्युनिटी डे, जहां मालिक से लेकर इंटर्न तक सब किसी न किसी सेवा कार्य में भाग लेते हैं। वो लड्डू आधा रह गया। एक दिन किसी ने आरव से पूछा, तू अब खुश रहता है? आरव मुस्कुराया और एक पुराना किस्सा सुनाया। जब मैं छोटा था, एक बार मेरी माँ ने मुझे एक लड्डू दिया। मैंने उसे पूरा खाने ही वाला था कि मेरी छोटी बहन ने रोते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने वो लड्डू आधा करके उसे दे दिया और उसी दिन मुझे समझ आया, खुशी अकेले खाई जाए तो बस स्वाद होती है, पर जब बांटी जाती है तो वो प्रेम बन जाती है। कहानी का सार आपकी स्क्रीन के उस पार के लिए तो दोस्तों, आज आपसे एक सवाल है, क्या आप सिर्फ अपने ही सुख में जी रहे हैं? क्या आपने कभी किसी और के दुख को अपना माना? याद रखिए, अपने सुख में दूसरों को भागीदार बनाएं, दूसरों के दुख में हम भागीदार बने, यही मानवता है। केवल स्वार्थ सिद्धि तो पशुता है। आपका एक दिन, एक हिस्सा, एक छोटा सा प्रयास
किसी की दुनिया बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, कमेंट में बताएं कि आप किस तरह दूसरों की मदद करते हैं या करना चाहते हैं। और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो मानते हैं कि इंसानियत अब भी जिंदा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंसानियत को जिंदा रखें। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की रफ्तार भरी सड़कों पर जहां हर कोई अपनी मंजिल की ओर भाग रहा होता है, एक नाम था सौरभ कपूर। सौरभ 38 साल का एक बेहद सफल उद्यमी, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में निवेश करने वाला, BMW से चलने वाला, मीडिया में चर्चित चेहरा। लेकिन उसकी असली कहानी लाइमलाइट से कोसों दूर थी। एक ऐसी कहानी जो सफलता और सतर्कता दोनों का गहरा पाठ पढ़ाती है। सौरभ का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता खेती करते थे, माँ सिलाई। कभी घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती थी, लेकिन सौरभ को पढ़ाई से प्यार था। सौरभ ने गांव से ही पढ़ाई शुरू की और छात्रवृत्ति के सहारे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहां से MBA किया और फिर एक MNC में जॉब मिल गई। धीरे धीरे कुछ सालों में सौरभ ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से एक स्टार्टअप शुरू किया और वही उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। 5 साल में कंपनी करोड़ों की हो गई। लाइफस्टाइल बदल गई, दोस्त बदल गए और सबसे ज़्यादा लोगों का व्यवहार बदल गया। सौरभ को अब हर जगह लोग सर आंखों पे बिठाते। सोशल मीडिया पर उसके हज़ारों फॉलोअर्स थे। कॉलेज के पुराने दोस्त जो कभी उसे पहचानने से कतराते थे, अब हर पोस्ट पर कमेंट करते, भाई तुझसे मिलकर प्राउड फील होता है, यार एक बार तुझे डिनर पे बुलाना है। और न जाने कितने लोग अचानक उसके करीब आना चाहते थे। सौरभ कभी कभी मुस्कुराता, कभी चकित होता, पर दिल से इस प्यार को स्वीकार कर लेता। उसे लगता था शायद अब मैं वाकई कुछ बन गया हूँ। एक मोड़ जो सब बदल देता है। एक दिन उसके बिजनेस पार्टनर ने फंड मैनेजमेंट में गड़बड़ी कर दी। करोड़ों की रकम डूब गई। अचानक मीडिया में नेगेटिव न्यूज़ आई और सौरभ की कंपनी पर सवाल उठने लगे। बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। इन्वेस्टर्स ने पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था वो दोस्त जो हर रोज़ कॉल करते थे, अब फ़ोन तक नहीं उठाते। जो पार्टनर्स साथ में बिजनेस मीटिंग्स में जाते थे, अब उसका नाम लेने से भी कतराते। जिन लोगों ने कभी कहा था तू तो भाई हमारे स्टार है, वो अब उसे नज़रअंदाज करने लगे। सौरभ ने एक दिन अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन किया जो कभी उसके घनिष्ठ कहलाते थे। भाई थोड़ा मुश्किल वक्त है, ज़रूरत है किसी अपने की। जवाब मिला, यार अभी खुद बहुत टाइट हूँ, बाद में बात करते हैं। किसी और ने कहा, तू तो करोड़पति है, तुझे हमारी क्या ज़रूरत। एक और दोस्त बोला, सौरभ ऑनेस्टली तू अब उस जगह पर नहीं रहा कि तुझसे जुड़कर फ़ायदा हो। ये शब्द सौरभ को अंदर तक झकझोर गए। उसे एहसास हुआ जैसे ही आपकी दौलत चली जाती है, लोगों की दोस्ती भी आपके साथ नहीं रहती। एक रात जब सौरभ बेहद अकेला था, उसने अपने गांव में माँ को फ़ोन किया। माँ की आवाज़ सुनकर उसका मन भर आया। बेटा तू परेशान लग रहा है, तू आजा गांव कुछ दिन, तेरी पसंद की मूंग की खिचड़ी बना दूंगी। सौरभ रो पड़ा। माँ से पूछा, माँ सब छोड़ गए, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? माँ ने सिर्फ एक बात कही, नहीं बेटा तू बुरा नहीं है, पर यह दुनिया है। लोग तेरी दौलत से प्यार करते हैं, तुझसे नहीं। अब तू समझदार बन। सौरभ ने कुछ महीनों के लिए शहर छोड़ दिया, गांव में वक्त बिताया, आत्म मंथन किया, खुद को समय दिया। वहां उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब जीवन का मापदंड दूसरों की स्वीकृति नहीं, अपनी आत्मा की संतुष्टि होगी। दिल्ली लौटकर उसने 2 काम किए। अपनी पुरानी कंपनी को रीलॉन्च नहीं किया, बल्कि एक NGO शुरू किया, असली साथी, जो उन लोगों की मदद करता है जिन्हें समाज नज़रअंदाज करता है। अपने जीवन से दिखावटी लोगों को पूरी तरह बाहर कर दिया। अब उसके पास कम लोग थे, लेकिन सच्चे लोग। एक दिन एक बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग में उसे बुलाया गया, एक NGO लीडर के रूप में जो असली बदलाव ला रहा है। सौरभ ने वहाँ खड़े होकर वो ही बात कही, लोगों को आपकी समस्या में कोई रुचि नहीं होती जब तक आपकी संपत्ति नहीं हो, इसलिए खुद से सच्चा रहो, दुनिया से नहीं। उसके शब्दों ने हॉल में बैठे सैकड़ों कॉर्पोरेट्स की आंखें खोल दी। कहानी का सार। आज सौरभ कपूर फिर से सफल है, लेकिन इस बार पैसे से नहीं, अपने मूल्यों और सच्चाई से। वो अब लोगों को सिखाता है, दिखावे की दुनिया में खुद को मत खो, अपने मुश्किल समय में जो लोग साथ खड़े हों उन्हें पहचानो, और सबसे ज़रूरी अपनी असली पहचान दौलत से नहीं, सोच और कर्म से बनाओ। आपके लिए संदेश। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सौरभ की नहीं, हम सभी की है। हमने कभी न कभी ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ तब तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें हमसे लाभ मिलता है, लेकिन जब आप टूटते हैं, गिरते हैं, वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन की सफलता दूसरों की मान्यता से मत नापिए। याद रखिए, समस्या में जो आपके साथ हो वही आपका अपना है।
और सबसे ज़रूरी, दौलत छिन सकती है पर मूल्य और अनुभव नहीं। अंत में एक वाक्य जो सौरभ की ज़ुबानी था, अब मैं जब मुस्कुराता हूँ तो वो मुस्कान सच्ची होती है, क्योंकि वो दुनिया को नहीं खुद को जवाब देती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। कमेंट में बताएं आपने किस मोड़ पर जाना कि कौन सच्चा था और कौन दिखावटी। सब्सक्राइब करें ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, शहर की हलचल भरी जिंदगी में हर इंसान मुस्कुराता हुआ दिखता है। सोशल मीडिया पर हंसी, ऑफिस में परफॉर्मेंस और दोस्तों के बीच चुटकुले, जैसे जिंदगी एक आदर्श छवि बन गई हो। लेकिन इन सब के पीछे क्या छुपा है, ये जानने वाला शायद ही कोई हो। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब आप दुखी होते हैं तो अधिकांश लोग या तो आपको समझ नहीं पाते या फिर मजाक बना देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो इस सच्चाई से टकराया, टूटा, लेकिन फिर अपने जीवन का सबसे अहम सबक सीखा। कष्ट सबको मत बताओ, सिर्फ उन 1% लोगों को बताओ जो तुम्हें सच में सुनते हैं। कहानी की शुरुआत, आदित्य वर्मा, 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत, दिखने में शांत, व्यवहार में विनम्र और हर वक्त मदद के लिए तैयार। बाहर से सब कुछ सही लगता था, अच्छी सैलरी, अच्छा फ्लैट, वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ घूमना और एक सुंदर सी प्रेमिका तान्या। लेकिन आदित्य के भीतर कुछ टूट रहा था। लगातार काम का प्रेशर, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां और धीरे धीरे तान्या से बढ़ती दूरी ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। उसने अपनी परेशानी कई बार दोस्तों से साझा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक जैसा जवाब मिला, अरे यार तू तो आराम से जी रहा है, इतनी अच्छी जॉब है, क्या टेंशन, थोड़ा रिलैक्स कर, ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन विप्रेशन सब दिखावा है यार, चल पार्टी करते हैं। एक दिन आदित्य ने अपनी तकलीफ सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट के रूप में साझा की। लिखा था, कभी कभी लगता है कि मैं लोगों के बीच होकर भी अकेला हूं, क्या कोई है जो सच में सुनेगा, समझेगा बिना जज किए। पोस्ट के कुछ घंटे में ही ढेरों कमेंट्स आए, कुछ स्ट्रांग रहो भाई, कुछ ड्रामा मत करो, लेकिन कुछ लोग हंसी के इमोजी के साथ मजाक उड़ाने लगे। वो पोस्ट उसके लिए एक आंखें खोलने वाला पल था। जब सब दूर होने लगे, वो शाम बहुत भारी थी। तान्या ने कॉल पर कहा, आदि तुम्हारा ये नेगेटिव एटीट्यूड मुझसे हैंडल नहीं होता, मुझे स्पेस चाहिए। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट में गलती हुई, बॉस ने खुलेआम डांट लगाई और उसके कुछ तथाकथित करीबी दोस्तों ने उस पर ताने कसने शुरू कर दिए कि तू तो इमोशनल फुल है यार, सीरियसली मत ले जिंदगी को। आदित्य पूरी तरह टूट चुका था। उस रात वो अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा, चुपचाप चांद को देखता रहा। उसके मन में बहुत कुछ था, लेकिन कोई नहीं था जिसे वो सच में कह सके। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई, अगर तुम अपनी तकलीफ सबको बताओगे तो आधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे और बाकी हंसेंगे, पर 1% लोग होंगे जो सच में सुनेंगे, बस उन्हें ढूंढो। एक सच्चा साथी, डॉक्टर कबीर सेन। आदित्य ने फैसला किया कि अब वो बिना समझे लोगों से अपनी बात नहीं कहेगा। अगले दिन उसने मनोचिकित्सक डॉक्टर कबीर सेन से अपॉइंटमेंट लिया। पहली मीटिंग में ही आदित्य रो पड़ा, बोला, मैं थक गया हूं डॉक्टर, किसी को समझ नहीं आता, सब मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर सेन मुस्कुराए, बोले, आदित्य तुम्हें कोई नहीं समझ पाया इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने आदित्य को लिखने को कहा, हर वो बात जो वो कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। वो जर्नल आदित्य की खुद से मुलाकात बन गया, जहां सुकून था। धीरे धीरे आदित्य ने एक छोटी सी थेरेपी ग्रुप ज्वाइन की, जहां सभी लोग अपनी कहानियां, संघर्ष और भावनाएं साझा करते थे। उस ग्रुप में एक लड़की थी, आर्या, एक टीचर जिसने बचपन में शोषण झेला था लेकिन अब दूसरों को जागरूक कर रही थी। एक बुजुर्ग थे, श्रीमान कुलकर्णी, जिन्होंने पत्नी खोने के बाद अवसाद से लड़ाई लड़ी थी। आदित्य ने पहली बार खुद को किसी के सामने खोला और बिना जजमेंट के सुना गया। वो समूह उसका 1% बन गया। जब पीड़ा प्रेरणा बनी, आदित्य अब सिर्फ कोड नहीं लिखता था, वो कहानियां भी लिखने लगा, ऐसी कहानियां जो लोगों के दिलों को छू जाएं। उसने अपनी पहली किताब लिखी, 1%, जिनसे कहिए अपना दर्द। किताब वायरल हो गई। कई लोगों ने लिखा कि उस किताब ने उनकी जिंदगी बदली। आदित्य अब स्पीकिंग सेशंस लेने लगा, इमोशनल स्ट्रेंथ फॉर प्रोफेशनल्स के नाम से, जहां वो बताता, ताकत ये नहीं कि तुम सबके सामने मजबूत दिखो, ताकत ये है कि तुम समझो किसे अपनी कमजोरी बतानी है। क्लाइमैक्स,
जब दुनिया ने सुना आदित्य को एक दिन TEDx टॉक के लिए बुलाया गया, वहां उसने हजारों लोगों के सामने कहा, कृपया अपने दुख सबको मत बताइए। 50% लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और 49% आपको जज करेंगे, लेकिन वो 1% जो आपके आंसू देखकर चुपचाप आपका हाथ पकड़ ले, बस वही आपकी असली दुनिया है। उसका ये वक्तव्य वायरल हो गया। कंपनियों ने मेंटल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम शुरू किए। सोशल मीडिया पर एक अभियान चला, 1% मैटर्स। कहानी का सार, हर इंसान की जिंदगी में दर्द है, लेकिन हर कोई सच्चा श्रोता नहीं होता। सार्थक जिंदगी वो नहीं है जहां हर कोई आपकी तारीफ करे, बल्कि वो है जहां कोई एक व्यक्ति आपके आंसुओं को समझे। आदित्य की तरह हम सबको भी चाहिए कि हम समझें, हर व्यक्ति मददगार नहीं होता, हर हंसता चेहरा आपका नहीं होता, और हर भीड़ में सच्चे साथी नहीं होते। लेकिन जब आप उस 1% को पा लेते हैं, फिर जिंदगी बदल जाती है। निष्कर्ष, आपसे एक निवेदन है, किसी की तकलीफ का मजाक न बनाएं, और जब आपको दर्द हो तो सबको मत बताइए, बस उसे बताइए जो सुनने के लिए दिल रखता है, कान नहीं। क्योंकि अंत में अगर आपने गलत इंसान को अपना दुख बताया तो दुख दोगुना हो जाएगा, लेकिन अगर सही इंसान को बताया तो वो आधा कर देगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और विशेषकर युवाओं से ज़रूर साझा करें। कमेंट में लिखें आपका वो 1% कौन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और कहानियों के जरिए इंसानियत और समझदारी का ये सफ़र जारी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके आत्मसम्मान और संबंधों दोनों को झकझोर देगी। कहानी का शीर्षक, उपेक्षा की सीमा। उपेक्षा एक सीमा तक आपका मूल्य बढ़ाती है, लेकिन आदत बन जाए तो आप दूसरों की उपेक्षा के शिकार बन जाते हैं। ये कहानी है उस व्यक्ति की जो मानता था, अगर मैं हर बात पर प्रतिक्रिया दूं, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन अधिक चुप्पा रहना उसके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बन गया। आदित्य की दुनिया। आदित्य शर्मा 29 वर्ष का नौकरी पेशा युवा, एक मिड लेवल MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऊंचे अध्ययन और सादे बर्ताव का मेल, यही उसकी अलग पहचान थी। संघर्षों से भरा बचपन की गरीबी, उन दिनों ने उसे यही सिखाया, जो बात समझकर महत्वहीन हो उसे अनदेखा करना कमजोर नहीं, समझदारी है। मगर समय के साथ आदित्य ने इसे अतिक्रमित कर दिया। छोटी छोटी बातों पर जब उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया तो लोग समझने लगे वो सुपरमैन है जिसे कुछ छू नहीं सकता। धीरे धीरे ये उसकी खुशामदी और आत्मसम्मान की दीवार बन गई। उपेक्षा की शक्ति कैसे काम करती है। कंपनी में आदित्य के काम की बातें होती। आदित्य एकदम शांत है, कोई शिकायत तक नहीं करता। काम चाहे कितना बढ़ जाए वो चुपचाप पूरा करता है, फिर कोई आवाज नहीं। सच्चा प्रोफेशनल है, न उलझा न की आवाज। शुरुआत में उसे प्रमोशन मिला, सम्मान मिला, सबकी तारीफ भी हुई। उपेक्षा ने उसकी इमेज को पावरफुल, अनशेकेबल बना दिया। मगर इससे उसकी भीतरी जिंदगी में एक दरार शुरू हुई, हल्की सी बेरुखी और खुद से दूरी। पहला झटका, टीम का बदलाव। एक दिन कंपनी ने नई टीम लीड चुनी, साक्षी गुप्ता। साक्षी कोशिश करती हैं कि हर कर्मचारी का मनोबल बने। वो आदित्य से नहीं मिलती, बातें, सुझाव नहीं सुनती। आदित्य ने भी चुप्पा रहकर इशारा किया कि मैं बस काम पर ध्यान देता हूँ। पर टीम ने इसका नाम रखा चुप्पी की दीवार। दोस्त और सहयोगी उससे दूरी बनाने लगे। मीटिंग्स में आदित्य का योगदान अनसुना हो गया, नजरअंदाज। कैसे टूटने लगा आत्मसम्मान। उसने महसूस किया मेरा काम मिट भेजा जा रहा है, मेरे मेहनत को कोई दर्जा नहीं दे रहा। लेकिन आदित्य चुप रहा, हमेशा की तरह। इस चुप्पा रवैये का नतीजा था दोस्त कम हो गए, ऑफिस में प्रोफाइल फीकी पड़ गई, उसके विचारों को सुना ही नहीं जाने लगा। आत्ममंथन, अक्स सच का सामना। एक रात आदित्य अपनी पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा सोच रहा था। नदी की लहरें, सिटी की चकाचौंध, लेकिन भीतर एक तन्हा सन्नाटा। उसे याद आया बचपन की वो किताब जिसमें एक शेर था, खामोशी से कभी अपनी ताकत ना दिखलाओ, लेकिन खामोशी से कभी अपने टुकड़े ना उड़ा डालो। उसे एहसास हुआ उसने अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में खुद को मिटा दिया था। पहला कदम, पहचान, बदलने की चाह। अगले दिन उसने एक निश्चय किया, वो चुप्पा नहीं रहेगा, लेकिन अनावश्यक वचनबद्ध भी नहीं होगा। वो टीम मीटिंग में पहली बार खुलकर बोला, मुझे पता है मैं शांत हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां नहीं हूं। मेरी कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, मुझे मौका दें। हर किसी की आंखें खुल गईं। आदित्य की इज्जत बची। उस दिन वो जान गया, सीमा पर चुप्पा बनना समझदारी है, लेकिन अपनी आवाज दबाना
आत्मसम्मान का संहार है। दूसरा टर्न, बदलाव की शुरुआत। बात की दिनचर्या बदल गई। वो अब हर मीटिंग में अपना विचार रखता, लेकिन गराज और घमंड से नहीं, विनम्रता के साथ छोटी बातें भी मानता। थैंक यू टीम, गुड जॉब एवरीवन। लोगों का रवैया बदला, सहयोग बढ़ा, उसकी इज्जत फिर से लौटी। गहराई से सीख। रिश्ते आत्मसम्मान से बढ़ते हैं। आदित्य ने देखा, सीमित उपेक्षा से इज्जत मिली, पर स्पष्ट और आत्मविश्वासी संवाद ने उन्हें वापस लिया। उसने समझा, सीमा से परे चुप्पी ने मुझे अकेला कर दिया था, अब आवाज ने मुझे वापस जोड़ा। पुनर्निर्माण, अपनी पहचान का निर्माण। अब आदित्य में आत्मविश्वास था। वो अपनी राय साझा करता, लेकिन दूसरों का भी मान रखता। जरूरत पड़ने पर मदद मांगता। वो दूसरों की मदद भी करने लगा। उसका जीवन न सिर्फ सफल बना, दोस्ताना भी सुगठित और मजबूत हुआ। कहानी का उत्कर्ष। एक दिन टीम ने मिलकर एक कठिन प्रोजेक्ट संभाला। अधिक क्रियात्मकता, सहयोग और सामूहिक प्रयास से उसे समय से पूरा किया। मीटिंग में साक्षी ने तारीफ की, आदित्य, आपकी पिछली रणनीति से जो टीम जुड़ी है, उसके बिना यह संभव नहीं था। आदित्य मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, लेकिन सच कहूं तो ये आपकी समझ ने ही इज्जत बढ़ाई थी, और मैंने समझा कि खुद को बचाने की चुप्पी को बदलना ही मेरी असली जीत थी। ये पल उस शाम की कहानी थी जब उसकी इज्जत सिर्फ बढ़ी नहीं, वापस लौटी। मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, उपेक्षा एक सीमा तक आपकी इज्जत में इजाफा कर सकती है, लेकिन जब वो सीमित होती है तभी वो सम्मान बनती है। लेकिन अगर ये आदत बन जाए जिससे अपने प्रति या दूसरों के प्रति चुप्पा होना जीवन आधार बन जाए, तो आत्मसम्मान खो जाएगा, रिश्तों की दूरी बढ़ेगी, अंततः आपकी पहचान का नुकसान होगा। इसलिए सीखिए, जब जरूरी हो शब्दों का प्रयोग करें, अपने विचार व्यक्त करें, विनम्रता और दृढ़ता के साथ अपने अदृश्य हो जाने की कीमत कभी न चुकाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, तो समझिए कि उपेक्षा की सीमा वो जगह है जहां खामोशी इज्जती रूप से सही होती है। और जब आपको लगता है कि आपका अस्तित्व संदिग्ध हो रहा है, तो वही आपकी आवाज को बुलाने का समय है। कमेंट करें, आपकी जिंदगी में कब आपने चुप्पा रहना छोड़ दिया था। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको स्पर्श करता है। शेयर करें उन लोगों के साथ जो बाउंड्री सीखना भूल गए हों। सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और सीख देने वाली कहानियां लाते रहें।